Good morning. Today is 21st January 2017 and we are going to discuss the articles of The Hindu. सबसे पहले नज़र डालते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये साइड में जो छोटा आर्टिकल है क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड है। एक रिपोर्ट में अभी सामने आया कि बीता हुआ जो 2016 का जो साल था वो 19वीं शताब्दी के बाद में सबसे गर्म साल था, तो इसी से रिलेटेड इशू इस आर्टिकल में डिस्कस किए गए हैं। नीचे देखिए चेल्सी मैनिंग जिन पर आरोप लगा था कि उन्होंने यूएस के जो क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स थे उनको लीक कर दिया, बाद में उनको 35 साल की सज़ा मिली थी और अब ओबामा ने जाते जाते उनकी सज़ा को कमूट कर दिया। उसी से रिलेटेड ये आर्टिकल है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए है नहीं, फिर भी दो तीन जो पॉइंट्स हैं वो डिस्कस करते हैं। बीच का जो आर्टिकल है जलीकाटू से रिलेटेड है। मास मूवमेंट चल रही है तमिलनाडु के अंदर में और सुप्रीम कोर्ट के बैन के खिलाफ में, तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। सारा आर्टिकल तो इंपॉर्टेंट है नहीं, आर्टिकल डिस्कस करते वक्त डिस्कस देखेंगे कि कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। ग्राउंड जीरो आज सैटरडे है, शनिवार को ग्राउंड जीरो आता है, स्टोरी टाइप में पूरा आर्टिकल आता है, तो हमारे लिए यूपीएससी के प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है ये ग्राउंड जीरो। उसके अलावा जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, एक ईटी का आर्टिकल, इकोनॉमिक्स टाइम्स का, और 2 मिनट के आर्टिकल, तो ये आज हमारी डिस्कशन रहने वाली है। तो लेट्स स्टार्ट। यूटिलिटी है क्या पहले आर्टिकल की? देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट्स इस आर्टिकल में है जिन्हें आप अपने ऐसे और अपने मेंस के आंसर्स में इन पॉइंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और क्वेश्चन इस तरह का आ सकता है। आपको पता होगा इंडिया ने पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट को साइन किया था, तो उसमें काफ़ी कमिटमेंट्स भी इंडिया ने करी थी, और अब क्वेश्चन इस तरह का आ सकता है कि इंडिया क्या कर रहा है, कौन से स्टेप्स इंडिया ने अभी तक लिए हैं उन कमिटमेंट्स को पूरा करने के लिए, और आपके हिसाब से और क्या करना चाहिए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। कंटेक्स्ट हमने डिस्कस किया, रिपोर्ट 19वीं शताब्दी के बाद में सबसे गर्म साल 2016। अब क्या है देखिए, ये कहते हैं कि जो अभी जो हमारा टेम्परेचर था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले, जैसे कि जो यूरोप के कंट्रीज, जैसे कि ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई थी, उससे पहले जो टेम्परेचर था आज हमारी अर्थ का, वो टेम्परेचर बढ़ चुका है 1.1 डिग्री सेल्सियस। कहने को तो देखिए बहुत ऐसा लगता है कि 1.1 ही तो बढ़ा है, लेकिन ये 1.1 डिग्री सेल्सियस के बढ़ जाने के बाद में जिस प्रकार का इफेक्ट देखने को मिला है, जो हमारे ग्लेशियर्स हैं वो पिघल चुके हैं ग्लेशियर्स पिघलना स्टार्ट हो गए हैं, बर्फ़ पिघलने स्टार्ट हो गया, तो जो सी लेवल है, जो बर्फ़ पिघल के पानी बनेगा, यानी समुद्र का सतह है, वो लेवल बढ़ना स्टार्ट हो गया है, तो इससे काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट होनी स्टार्ट हो गई। अब समुद्र का लेवल बढ़ेगा तो जो आइलैंड देश हैं वो डूबना स्टार्ट हो गए हैं, जैसे ये मालदीव, मॉरिशस, ऐसे ऐसे जो आइलैंड हैं ये डूबना स्टार्ट हो गए हैं सी लेवल बढ़ने से। तो अगर तभी तो ये हमने पूरा एकदम से अर्जेंसी थी, हमने ये पेरिस क्लाइमेट चेंज साइन किया, क्योंकि अगर 2 डिग्री सेल्सियस तक ये बढ़ जाता है आने वाले कुछ सालों में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स अर्थ के लिए हैं। और दूसरा ये कहते हैं कि देखिए यहाँ पे देखिए डिक्लाइनिंग सी, और आगे क्या है, ये जो बर्फ़ पिघल रही है यहाँ पे देखिए आइस शीट्स और ग्रीनलैंड की, यहाँ पे देखते हैं एक सेकंड। ये अभी एक रिपोर्ट में सामने आया था कि जो ग्रीनलैंड है यहाँ पे ऊपर और ये अंटार्कटिक है, इनकी जो आइस शीट्स हैं, यानी जो ग्लेशियर्स हैं, काफ़ी तेज़ी से ये पिघल रहे हैं। तो उसका आप रिलेट कीजिए इसी चीज़ से कि ग्लोबल वार्मिंग एक तरह से काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। उसके बाद में देखिए इल नीनो भी जो इसके लिए है, इल नीनो यो भी इसकी जो हमारे गर्म साल हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कैसे ना कैसे। वैसे आपको इल नीनो तो पता होगा, थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं इल नीनो को। इल नीनो में क्या होता है देखिए, एक तरह से जो यहाँ पे देख लीजिए, मान लीजिए साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका में वार्मिंग होती है ईस्ट कोस्ट पे, वेस्टर्न कोस्ट पे, और वैसे जो पैसिफिक ओशन है उसका ईस्टर्न कोस्ट है, लेकिन जो इस साउथ अमेरिका है उसका वेस्टर्न कोस्ट है, यहाँ पे नीचे साउथ वेस्टर्न आप इसे कह सकते हैं। तो यहाँ की वार्मिंग होती है, तो यहाँ पे जो वार्मिंग होती है ओशियन की, तो पूरा का पूरा जो विंड का पैटर्न है वो बदल जाता है। उसके बदलने के हिसाब से क्या होता है, जो हवाएं हैं वो इस हिसाब से चलती है कि हमारा मानसून भी कमज़ोर हो जाता है, उसके हिसाब से हमारे यहाँ पे बारिश नहीं आती, और इवन ऑस्ट्रेलिया में भी जो बारिश आनी चाहिए वो नहीं आती, और जो साउथ अमेरिका में फ्लड्स आ जाती हैं। तो इस प्रकार से काफ़ी फ़र्क पड़ता है इल नीनो से। तो इल नीनो से ग्लोबल वार्मिंग आती है, ये लिंकेज अब स्थापित हो चुका है। अब वैसे ज़्यादा डीप में तो ये ज्योग्राफी में पढ़ोगे आप, अभी बेसिक बताने के लिए था कि वार्मिंग ओशियन की होती है, उसी हिसाब से इल नीनो आता है, हर 3 से 8 साल के बाद में आता है और 1 साल तक ये रहता है। लेकिन अभी बैक टू बैक इल नीनो आए थे, तो ये भी ऐसा कुछ फिक्स नहीं है इनका, और क्यों आता है ऐसा भी अभी तक डिफाइन नहीं हुआ नहीं है अभी तक कि इसके रीज़न क्या होते हैं। और आगे क्या है इसमें, आगे देखिए, एक जो आपको ये एंगल समझना होगा कि बर्फ़ पिघलेगी। अगर देखिए आपको पता होगा कि सूर्य की जो रोशनी है वो सफ़ेद चीज़ से टकरा के वापस आती है। मान लीजिए ये सन है, ये धरती है हमारी, तो यहाँ की जो सूर्य की प्रकाश की किरणें हैं जो यहाँ से धरती पे आएंगी, अगर सफ़ेद रंग की चादर होगी, बर्फ़ होगी, तो ये टकरा के वापस जाएंगी
ये ज़्यादा होता है, क्योंकि सफ़ेद रंग से जो जो भी चीज़ें जाती हैं टकरा कर वापस चली जाती हैं। इस चीज़ का नाम है, आपको वो नाम बताना है। क्वेश्चन है आपके लिए, यहाँ पे देखिए मैंने क्वेश्चन आपके लिए सोच के रखा है। ये इस चीज़ को क्या, यानी जो सनलाइट का जो रिफ्लेक्शन होता है अर्थ से, उस चीज़ को क्या कहते हैं। अब देखिए, अब जो ये सफ़ेद रंग की चादर होती है, यानी बर्फ़ ज़्यादा होगी तो ये ज़्यादा सनलाइट है वो वापस चली जाएगी एटमॉस्फेयर के अंदर में, यानी हमारी धरती को गर्म नहीं करेगी। लेकिन अगर बर्फ़ पिघल जाएगी तो वो ज़्यादा आएंगी। यहाँ पे देख लीजिए, अगर बर्फ़ पिघल जाएगी तो सनलाइट ज़्यादा एब्जॉर्ब होएगी अर्थ के अंदर में, ज़्यादा एब्जॉर्ब होएगी तो ज़्यादा गर्मी होएगी तो फिर दोबारा से और ज़्यादा बर्फ़ पिघलेगी। तो ये विशियस साइकिल है, समझ गए आप। यानी एक बार बर्फ पिघलती है तो उसका दुगना इफेक्ट होता है। एक तो बर्फ पिघल गई तो सी लेवल घट गया, बर्फ पिघल गई तो सनलाइट है वो पहले रिफ्लेक्ट हो रही थी बर्फ के कारण, अब तो बर्फ पिघल गई और अब तो है वो सनलाइट एब्जॉर्ब होनी स्टार्ट हो जाएगी धरती में, क्योंकि व्हाइट से तो ऊपर रिफ्लेक्ट हो जाती है, लेकिन अगर डार्कर सरफेस हो तो ऑब्जर्व हो जाती है धरती के कारण। यानी और ज़्यादा गर्मी आ गई, तो और ज़्यादा ये हमारी बर्फ पिघलेगी। तो एक तरह से विशियस साइकिल है, चलता रहेगा और इससे काफ़ी नुकसान होता है। तो इस चीज़ का आपको आंसर देना है कि जो सनलाइट रिफ्लेक्ट होकर वापस एटमॉस्फेयर में जाती है उसका एक टर्म है, ज्योग्राफी में आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, वो आपको टर्म बतानी है। आंसर में मिलेगा आपको पीडीएफ में। इंडियन एंगल क्या है इस पूरे प्रोसेस में, यहाँ पे भी थोड़ा है। फिर वही बात कि क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग के कारण किस प्रकार से रेनफॉल, ड्रोट, फ्लड्स और डाइवर्सिटी का जो लॉस हो रहा है और क्रॉप यील्ड्स हैं वो भी काफ़ी कम हो रही हैं। इवन चाइना और इंडिया में तो इसका सबसे ज़्यादा फर्क देखने को मिल रहा है, क्योंकि पॉपुलेशन है वो सबसे ज़्यादा है यहाँ पे। तो इस सब चीज़ों से जो रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग है काफ़ी एक्सेलेट हो गया है। और जी जिनपिंग जो चाइना के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने जो डेवोस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का वहाँ पे समिट हुआ था, वहाँ पे भी इन्होंने क्लाइमेट चेंज पे एम्फेसाइज किया और कहा कि इसकी काफ़ी ज़रूरत है। ये उन्होंने इस कंटेक्स्ट में कहा कि जो डोनाल्ड ट्रंप आए हैं अभी सत्ता में, अभी ज्वाइन किया इन्होंने कल ही ऑफिस, उन्होंने कहा था कि क्लाइमेट चेंज कुछ नहीं है, ये सिर्फ होक्स है और चाइना डरा रहा है हमको, हमारी जॉब्स ले रहा है। इंडिया का क्या एंगल है इसमें, देखिए साफ साफ है, हमें हमारी कमिटमेंट्स को पूरा करना चाहिए और हमें वो सब तरीके अपनाने चाहिए जिससे ग्लोबल वार्मिंग कम हो और हमारे द्वारा जो कार्बन एमिशंस होता है वो कम हो। इसके लिए जो हमारी गवर्नमेंट ने 100 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की बात कही थी, सोलर इलेक्ट्रिसिटी की 2022 तक, उस टारगेट को पूरा करने के लिए एक स्टडी इंक्रीज, इस टारगेट को पूरा करने के लिए एफर्ट्स देखने को मिल रहे हैं। ऊपर देखिए हमारे जो गोल हैं काफ़ी क्रेडिबल भी होने चाहिए, मतलब कुछ स्टेप्स जो हैं वो काफ़ी क्रेडिबल होने चाहिए। जैसे कि जब तक ये स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो हमारे गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का साथ नहीं निभाएंगी, तब तक ये पूरा जो गोल हमने निश्चित किया है पेरिस क्लाइमेट चेंज का, उसे कहीं ना कहीं हमसे चूक हो जाएगी अगर स्टेट गवर्नमेंट साथ नहीं देंगी। तो सेंटर को क्या करना चाहिए, सेंटर को रैंकिंग देनी चाहिए एक तरह से स्टेट गवर्नमेंट्स को कि किस प्रकार से वो क्लाइमेट चेंज के प्रति पॉलिसीज अपना रही हैं। रैंकिंग देने से उनको एक इंसेंटिव मिलेगा और उनको हेल्प करनी चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को हेल्प करनी चाहिए कि जो ये रूफ टॉप इंस्टॉलेशंस होते हैं सोलर पैनल के, इनमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा लाई जा सके, ताकि जो हमारे टारगेट्स हैं, आपको वैसे टारगेट्स तो पता होगा, ये देख लीजिए हमने पेरिस क्लाइमेट चेंज में ये टारगेट्स किए थे, डिसाइड किए थे। हमने कहा था कि हम 33 से 35% एमिशंस कम करेंगे अपनी जीडीपी का, और ऊपर से 40% इलेक्ट्रिसिटी हम नॉन फॉसिल फ्यूल्स, यानी कोल वगैरह को छोड़ के जो नॉन फॉसिल फ्यूल्स होती है जैसे कि न्यूक्लियर एनर्जी या फिर सोलर, विंड, ये सब नॉन फॉसिल फ्यूल हैं। उसके बाद हमने ये भी कहा कि हम फॉरेस्ट कवर बनाएंगे और कार्बन को सिक्विस्ट्रेशन के लिए, यानी कार्बन को एब्जॉर्ब करने के लिए 2.5 to 3 टन्स का कुछ ऐसा फॉरेस्ट कवर हम इंक्रीज करेंगे। ये हमारे टारगेट्स थे पेरिस क्लाइमेट चेंज के। क्वेश्चन आ सकता है प्री में और मेंस में, ना आए तो भी आप वैल्यू एडिशन के लिए एक्स्ट्रा पॉइंट है आपके पास में। ऊपर में देखिए ये आता है कि जो वैसे भी हमारे देश में आपको पता होगा वाटर का किस प्रकार से लड़ाई होती है, कावेरी डिस्प्यूट आपने देखा, और भी आपने काफ़ी डिस्प्यूट्स देखे वाटर के लिए, और हमारे किसान सुसाइड करते हैं ड्रोट आने के बाद में। तो ये जो समस्या है हमारे लिए भी काफ़ी गंभीर है और हमें इसको बिल्कुल सीरियस लेना चाहिए और अपनी कमिटमेंट्स को पूरा करना चाहिए। बस इन्होंने यही कहा। आगे चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ में। चेल्सी मैनिंग, ये देखिए चेल्सी मैनिंग, ये है चेल्सी मैनिंग, और ये भी चेल्सी मैनिंग है। बाद में इन्होंने क्या किया था, सेक्स चेंज कर लिया था, मेल से फीमेल हो गया था। इनका पुराना नाम था ब्रैडली, अब सेक्स चेंज करके इनका नाम है चेल्सी मैनिंग। अब देखिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो यूएस के क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स थे उनको लीक कर दिया। नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, ये आर्टिकल काम का नहीं है, बस सुनने के लिए 1-2 मिनट इसको सुन लीजिए। ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते, उनकी यूएस की जो इंटरनल बातें हैं वो थोड़ा ना पूछेंगे अब यूपीएससी में। हमको यूपीएससी सिविल सर्विसेज, जो यूएसए सिविल सर्विसेज थोड़े देना है, इंडिया का सिविल सर्विसेज देना है अपने को, तो अपने देश का। अब देखिए जो चेल्सी मैनिंग है, इन्होंने क्या किया, क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स को लीक कर दिया, तो इनको सज़ा मिली 35 साल की। अब ओबामा ने जाते जाते इनकी सज़ा को माफ़ कर दिया। तो इस आर्टिकल्स में काफ़ी सारी ऐसी पॉइंट्स लिख रखे हैं जैसे कि अब
ये सज़ा जो माफ़ की गई है थी बिल्कुल जायज़ है, द हिंदू ये कहता है, क्योंकि 6 साल की सज़ा इन्होंने ऑलरेडी काट ली है और इन्होंने सेक्स चेंज किया, इसलिए जो हार्मोन जेंडर सेंसिटाइजेशन हार्मोन का इनका ट्रीटमेंट चल रहा है, तो काफ़ी दिक्कतों का सामना इनको करना पड़ता है। और दूसरी बात कहते हैं कि ये 2 बार इन्होंने सुसाइड की भी कोशिश करी, क्योंकि इनको मेल प्रिजनमेंट में रख दिया गया था और ये कहते थे मुझे फीमेल वुमेन इम्प्रिजनमेंट में रखा जाना चाहिए। फिर ये आर्टिकल लिंक करता है कि जिस प्रकार से विकीलिक्स के जो जूलियन असांज हैं, ये देखिए फोटो में, ये 4 साल से इक्वाडोर की एम्बेसी में बंद हैं और इन्होंने एक प्रोमिस किया था पहले। इन्होंने कहा था कि जूलियन असांज ने अगर मैनिंग को छोड़ दिया यूएस ने, तो मैं भी एक्स्ट्राडिशन, मैं भी यूएस के अंदर में जाऊंगा और ट्रायल फेस करूंगा। अभी तो ये इक्वाडोर की एम्बेसी में इन्होंने शरण ले रखी है। तो अब इन्होंने कहा कि मैं अब यूएस ने जबकि इनको छोड़ दिया चेल्सी मैनिंग को, तो ये कहते हैं कि मैं अपनी कमिटमेंट को पूरा करूंगा। तो ये सारी न्यूज़ है, तो इतनी इंपॉर्टेंट तो नहीं है। ऊपर से फिर और भी काफ़ी बातें जोड़ देते हैं कि रशिया के जो उन्होंने किया है, रशिया के हैकर्स ने जो लीक किया था, या फिर ये सारी बातें जोड़ देते हैं। हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है ये सब बातें, तो जितना कम टाइम हम इन पे वेस्ट करें उतना ज़्यादा अच्छा है। अगला जो आर्टिकल है देखिए, जल्लीकाटू से रिलेटेड है। जल्लीकाटू आपको पता होगा कि एक मास मूवमेंट चल रही है तमिलनाडु के अंदर में, और अब ये आर्टिकल लिखने वाले कहते हैं कि ये मास मूवमेंट ये शो करती है, ये तमिल प्राइड का सिंबल है और तमिल आइडेंटिटी का ये सिंबल है जो ये मास मूवमेंट चल रही है। और ये क्वेश्चन भी रेज करते हैं कि किस प्रकार से यह देहात की दुनिया में खेले जाने वाला ये जल्लीकाटू का गेम अब एक तरह से पूरी जो तमिलनाडु के लोग या फिर लिंग्विस्टिक कम्युनिटी हैं उनको यूनिफाई करने का एक सिंबल बन गया है। इस तरह की बात ये लिखते हैं। फिर ये कहते हैं कि ओरिजिन ट्रेस करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, जल्लीकाटू का दिमाग लगाइए, जल्लीकाटू का ओरिजिन क्या है क्या नहीं है, इतना डिटेल में हमें पढ़ने की आवश्यकता है, कोई खामखा का बर्डन लेने की आवश्यकता है नहीं। नोट सिर्फ उस चीज़ के बनाइए जिनकी आपको लगता है कि यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा भी इंपॉर्टेंट है। ये तो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है कि जल्लीकाटू का, ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं आएगा कि ट्रेस द ओरिजिन ऑफ जल्लीकाटू। सुन लेंगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि सुनने के लिए तो यूं है कि चलो बाई चांस आ भी गया तो सुना हुआ है, लेकिन जिसकी प्रोबेबिलिटी 0.01% हो। अब देखिए, जल्लीकाटू ये कहते हैं कि संगम लिटरेचर में पहली बार इसको डिस्कस किया गया था। एंशियंट रोक्स पर भी ये अंकित है और पुराने टाइम में खेले जाने वाला स्पोर्ट्स के फॉर्म में। लेकिन ये कहते हैं कि जो असली जो जल्लीकाटू आया वो मॉडर्न तमिल लिटरेचर में आया। और फिर ये डिस्क्रिप्शन देते हैं कि जो वेरियस थिंकर्स हैं मॉडर्न इरा में वो किस प्रकार से जल्लीकाटू को लेते हैं, क्या क्या उनकी राय हैं। तो अब देखिए, ये कहते हैं कि जो काली ठुकाई की पोएम्स हैं, ये एक राइटर थे, इनकी पोएम्स हैं। ये कहते हैं कि उन्होंने अपनी पोएम्स में ये लिखा जल्लीकाटू के बारे में कि इसमें जो यंग मैन होते हैं, इवन जो यूथ मैन होते हैं, उनके पास में कलरफुल फूल होते हैं, और वो जो बुल यानी सांड को एम्बरेस करने की, गले मिलने की, एम्बरेस होता है मिलना, गले मिलना होता है, वैसे गले मिलने की कोशिश करते हैं। और यंग वुमन उस टाइम पर यह सोचती हैं कि जो यूथ यानी जो मेल यूथ सांड से डर गए तो किस प्रकार से उनसे अगले जन्म में भी शादी नहीं करेंगे। तो इस प्रकार का कोई काम का नहीं है ये, ठीक है। मुझे तो बताना मेरा कर्तव्य है, आपको जल्दी से 1 मिनट में बता दूं, क्योंकि 1 मिनट टाइम वेस्ट कुछ नहीं होता, लेकिन नोट्स बनाना, बाद में रिवाइज करना और बर्डन लेना, वो नहीं करना, ठीक है। फिर आगे जल्दी से क्या करते हैं, ये दूसरे थिंकर के बारे में बताते हैं 3-4 और। BR राजम अय्यर ये कहते हैं कि रूरल पावर स्ट्रक्चर को शो करता है जल्लीकाटू। तो ऊपर फिर ये कहता है चलप्पा हैंड्स, ये कहते हैं कि चलप्पा ने कहा कि ये एक तरह से एक्सप्लोर करते हैं कि चलप्पा ने कहा कि जो जल्लीकाटू का गेम है ये मैन और मैन के बीच के कन्फ्लिक्ट को दर्शाता है, और इवन मैन और एनिमल के बीच के कन्फ्लिक्ट को भी दर्शाता है। और बाद में तो अब देखिए, आज जल्लीकाटू तो ऐसा खेल बन चुका है कि ये रीजनल और कास्ट की डेफिनेशंस को पीछे छोड़ के अब पूरे तमिल कल्चर को रिप्रेजेंट करने लगा है ये जल्लीकाटू। और क्रेडिट किसको जाता है इस बात का? क्रेडिट जाता है कि देखिए, जिन लोगों ने जल्लीकाटू गेम का विरोध किया, चाहे वो एनिमल लवर्स जैसे कि पेटा हो, या फिर नॉर्थ इंडिया में कुछ लोग जिन्होंने विरोध किया था, या फिर इनसेंसिटिव सेंट्रल गवर्नमेंट हो, या फिर हिंदुत्वा हो, या फिर इन पर्सनल फोर्सेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन हो। तो ये 4-5 रीजन बताते हैं जिसकी वजह से जो इनका जल्लीकाटू का गेम है तमिलनाडु का, वो अब एक इनकी स्टेट की प्राइड के रूप में उभर के आया है और तमिल कल्चर के रूप में उभर कर आया है। और आगे क्या है, वे फॉरवर्ड में ये कहते हैं कि आज तो जिस प्रकार से देखिए तमिलनाडु ने एक ऑर्डिनेंस पास कर दिया है, तो अब कहने को तो देखिए प्रोटेस्टर जीत चुके हैं, लेकिन अब इनको प्रोटेस्टर्स को इंट्रोस्पेक्शन की भी आवश्यकता है कि इस स्पोर्ट को रेगुलेट किया जाए और एनिमल्स को बचाया जाए किसी भी तरह के हार्म से। इन्वायरमेंटल ग्रुप्स कुछ ऐसे हैं जो बुल्स की जो ब्रीडिंग को, आने वाली नस्लों को बचाना चाहते हैं, वो भी इस काम में एक तरह से क्यूरियस दिखाई देते हैं, और उनको लीड लेना होगा ताकि जो बुल्स हैं उनको बचाया जा सके किसी भी प्रकार के हार्म से।
और जिस प्रकार का डेमोक्रेटिक करेक्टर देखने को मिला, आपने देखा होगा कि जो मास मूवमेंट उभर कर आई है तमिलनाडु के अंदर में, सभी कास्ट के लोग वहाँ पे, सभी जो हैं एथनिसिटीज, सभी क्लासेस के लोग एक साथ सामने आए जल्लीकट्टू के ऊपर लगे बैन के खिलाफ में। ये कहते हैं कि वही करेक्टर देखने को मिलना चाहिए जब ये जल्लीकट्टू का गेम खेला जाता है, यानी सारे हाई और लो क्लास और डोमिनेंट और ओप्रेस्ड सभी मिलकर इस गेम को खेलें, तभी ये गेम और भी ज़्यादा अपने आप के नाम को सार्थक करेगा, जिस हिसाब से लोगों ने प्रोटेस्ट किया है। तो ये पूरा आर्टिकल था। अब देखिए, अगर काम का क्या है, अगर ये पूछो आर्टिकल में, तो काम का तो यूं है, देखिए 3-4 बातें इसमें काम की है। पूरा आर्टिकल इन्होंने लिख रखा काफ़ी वर्ड्स का। एक तो ये काम की बात ये है कि जो तमिल प्राइड या फिर आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करने लगा है अब ये, और ये जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री काम की इतनी नहीं है, बस एक बार पढ़ ली 3-4 जो डेफिनेशन, नाम तो बिल्कुल भी याद मत कीजिएगा। ये जो कलिकोटाई नाम है, ये BR राजम अय्यर, ये नाम बिल्कुल भी याद मत करिएगा। जो इनके वर्जन है वो थोड़े बहुत आप बस याद कर सकते हो। एक ने कहा कि मेल और फीमेल की बात एक ने कही, एक ने पावर स्ट्रक्चर की बात कही, तो बस 2-3 बातें हैं। मेन 5 ही बातें इसमें इंपॉर्टेंट है, 2-3 बातें वे फॉरवर्ड में इंपॉर्टेंट है कि किस प्रकार से इंट्रोस्पेक्शन की आवश्यकता है, बस ये और ये। मतलब आर्टिकल्स में इतना ज़्यादा होता नहीं है, कॉम्प्लिकेट कर देते हैं चीज़ें। अगला आर्टिकल जो है इकोनॉमिक्स टाइम्स का है, द हिंदू, बस आज इतना ही था। अब इकोनॉमिक्स टाइम्स का आर्टिकल है। इस तरह का ऐसे आ सकता है, देखिए, एजुकेशन इज नॉट अबाउट रिकॉलिंग इन्फॉर्मेशन बट एबिलिटी टू यूज द क्लासरूम लर्निंग टू अनसीन एंड न्यू सिचुएशंस। तो इस पर ऐसे लिखिए, तो हमें थोड़ा डायमेंशंस पता होना चाहिए इसमें क्या क्या कवर कर सकते हैं। एजुकेशन में देखिए, ये कंटेक्स्ट इसका क्या है, एक ऑप्टिमिज्म अगर हमारे अंदर आए तो कोई बुरा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 3 रिपोर्ट्स जारी हुई और तीनों में ऐसा कहा गया कि जो एजुकेशन में काफ़ी सुधार हुआ है, काफ़ी का मतलब एक रीजनेबल सुधार हुआ है। तो ऑप्टिमिज्म आएगा तो अच्छी बात है, लेकिन वो ऑप्टिमिज्म कॉशियस होना चाहिए, सावधानीपूर्वक होना चाहिए। आगे भी बहुत कुछ करने की हमें आवश्यकता है। 3 रिपोर्ट्स आई, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, और ये प्रथम लाता है, प्रथम आपको पता है एक NGO है। दूसरी रिपोर्ट आई NCERT की, नेशनल अचीवमेंट सर्वे फॉर क्लास 3rd, 4th एंड 6th, और एक तीसरी रिपोर्ट ये आई, एलिमेंट्री एजुकेशन सर्वे बाय डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम। तो इन सब ने कहा कि इंप्रूवमेंट हुआ है, और सर्वे ने ये भी कहा कि जो एलिमेंट्री स्कूल्स की जो आउटकम है वो बड़ी है। एलिमेंट्री स्कूल आपको पता होगा ना कौन सा होता है, प्राइमरी स्कूल्स को कहते हैं एलिमेंट्री स्कूल्स। 6 से 14 साल के बीच की जो एजुकेशन होती है, यहाँ पे देख 6 से 14। फिर ये कहते हैं कि ये तो बहुत जल्दबाजी होगी अगर हम इसे कहें कि ये जो इंप्रूवमेंट हुई है ये एक ट्रेंड है, मतलब सभी जगह हो रही है। ये कहते हैं कि जो इंप्रूवमेंट हुई है सभी जगह अलग अलग है, और इवन इंप्रूवमेंट नहीं हुई है। और जो असेसमेंट की गई है इन 3 एजेंसीज के द्वारा में, ये एक यूनियन गवर्नमेंट की एक पीरियडिक स्टेटमेंट नहीं है, एक तरह से गाइड है किस प्रकार की प्रैक्टिसेस और इंटरवेंशन अब गवर्नमेंट को करनी चाहिए, और किस प्रकार की पॉलिसीज हमें डिजाइन करनी चाहिए ताकि जो आउटकम आए वो एक तरह से इंप्रूव्ड आउटकम आए। और गवर्नमेंट, अब ऐसा लगता है कि जैसे जिस प्रकार की रिपोर्ट्स में सामने आया कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनमें लोगों का ट्रस्ट जो है बड़ा है, विश्वास बड़ा है, और इवन जो प्राइवेट स्कूल्स में जो इनरोलमेंट है वो भी स्टेबल है। यहाँ पे देखिए 15 से 16 साल के जो स्टूडेंट्स हैं उनमें काफ़ी इनरोलमेंट है, उसमें काफ़ी सुधार हुआ है। स्कूल की जो एमिनिटीज़ हैं, यानी सुख सुविधाएं या फिर जो जरूरत की वस्तुएं होती हैं स्कूल के लिए, उनमें काफ़ी सुधार हुआ है, लेकिन लाइब्रेरीज और कंप्यूटर अवेलेबिलिटी में यह नहीं देखने को मिला। वे फॉरवर्ड क्या है इस आर्टिकल का, ये कहते हैं कि देखिए NCERT की सर्वे से यह सामने आया कि स्कूलों में आज भी कंसेप्चुअल क्लैरिटी पर जोर नहीं दिया जाता, और कहीं ना कहीं एजुकेशन में जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है, यानी बच्चों का समझने का जो तरीका है वो आज भी लैग कर रहा है। और इसमें हमें यह बदलने की जरूरत है कि टीचिंग को किस प्रकार से लिया जाता है। फोकस टीचिंग का इस पे होना चाहिए कि स्टूडेंट्स में कंसेप्चुअल क्लैरिटी आए, यानी जो आपने देखा होगा जो इसका टाइटल था वो भी यही था ना ऐसे का। यहाँ पे देखिए कि एजुकेशन इज नॉट अबाउट रिकॉलिंग इन्फॉर्मेशन। एजुकेशन ये नहीं है कि आगे चल के आपको क्या याद आता है। एजुकेशन वो है कि क्लास में जो आपने सीखा और फ्यूचर में आपके पास में कुछ ऐसी अनसीन सर्कमस्टांसिस आ गई या फिर ऐसी सिचुएशन आ गई, आप उस एजुकेशन से उसको टैकल कर सको, ये होती है असली एजुकेशन। तो यही है, आज के जो स्टूडेंट हैं वो ऐसे ग्रो करेंगे कि जो वर्ल्ड का टेक्नोलॉजिकल लेवल है वो एक प्रकार से बहुत तेजी से चेंज हो रहा है, तो इनको नए स्किल्स की सीखने की आवश्यकता है और इन्फॉर्मेशन की आवश्यकता इनको नहीं है। अगला ये आर्टिकल है मिंट, लाइव मिंट का ये आर्टिकल है। स्टार्टअप जो स्कीम गवर्नमेंट ने चलाई थी मेनली उसको इन्होंने इवेल्युएट किया है। तो स्कीम्स का टॉपिक है हमारे पेपर 2 में आता है कि जो गवर्नमेंट की मेजर स्कीम है उसको इवेल्युएशन। तो क्वेश्चन सीधा सीधा आ सकता है, critically evaluate the performance of startup scheme launched by the new for the new entrepreneurs by the government।
तो इस प्रकार का एक क्वेश्चन आ सकता है। तो इसमें देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले तो आपको पता होगा स्टार्टअप इंडिया, हमने न्यूज़ डिस्कशन की वीडियो में भी इसे डिस्कस किया था। इसमें देखिए गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे मेजर्स लिए थे स्टार्टअप्स को एंकरेज करने के लिए। जैसे रेगुलेशन था वो आसान कर दिया था, और हाउस होल्डिंग थी वो भी, ये सारी चीज़ें, टैक्स बैरियर्स थे वो हटा दिए थे, फंड्स उनको उनके लिए लाया गया था ताकि उनको पैसे की जरूरत हो तो उनको पैसा मिले, उनको इंक्यूबेटर उनके लिए लाए थे, काफ़ी सारी चीज़ें उनके लिए थी स्टार्टअप स्कीम के लिए। लेकिन अब आर्टिकल कहता है कि 12 महीने उसको हो गए स्टार्टअप स्कीम को आए, और अभी तक सिर्फ कुछ ही जो ऐसे स्टार्टअप्स हैं जिन्होंने अभी तक जो सफल हो पाए हैं टैक्स बेनिफिट्स को लेने में जो गवर्नमेंट्स ने दिए थे। ऊपर से कहते हैं कि क्यों नहीं सफल हो पाए, क्योंकि फंडामेंटल जो है डिज़ाइन के फ्लॉज हैं इस पूरे कैंपेन के अंदर में। किस प्रकार से, वो अब आने वाली स्लाइड्स में है। ये कहते हैं कि गवर्नमेंट ने 10,000 करोड़ का एक फंड बनाया, फंड ऑफ फंड्स, और ये फंड ये हैंडल किया जाना था सिडबी द्वारा, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये, यूपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन होता है इस प्रकार से। स्टार्टअप स्कीम के फंड को मैनेज या फिर रेगुलेट कौन करेगा, वो करेगा सिडबी। यूपीएससी इस तरह के क्वेश्चन बहुत कम पूछती है कि हेडक्वार्टर कहाँ है या फिर कब ये बना, इस तरह के क्वेश्चन एसएससी में आते हैं। यूपीएससी पूछती है फैक्चुअल क्वेश्चन, लेकिन उनके फैक्चुअल क्वेश्चन भी थोड़े ठीक लेवल के होते हैं। आगे क्या है, ये कहते हैं कि देखिए अब सरकार ने 10,000 करोड़ का फंड्स लाए, और अब क्या था, ये फंड का यूज होना था वेंचर कैपिटलिस्ट को देने के लिए, वेंचर कैपिटल को देने के लिए। वेंचर कैपिटल आपको पता है क्या होता है, नहीं तो यहाँ पे देख लीजिए। वेंचर कैपिटल वो कैपिटल होते हैं जो इनिशियली स्टार्टअप्स खुलते हैं कोई भी, या फिर इनिशियल कोई भी बंदा अपना बिजनेस खोलता है तो उनमें इन्वेस्टमेंट के लिए ये पैसा लगाते हैं। वेंचर कैपिटल यानी कहने का मतलब सिंपल सी बात यह है, ऐसी कंपनीज होती हैं जिनके पास में खुद का पैसा बहुत होता है लेकिन इनके पास में आइडियाज़ नहीं होते। तो इनको यूँ लगता है कि कोई नया बंदा कोई काम स्टार्ट कर रहा है तो इनको लगता है कि उसका काम चलेगा आने वाले टाइम में, फ्यूचर में बहुत, तो ये वेंचर कैपिटल वाले लोग उसको पैसा दे देते हैं। एक एंजल इन्वेस्टर भी होता है। एंजल में, ये वेंचर कैपिटल एक कंपनी होती है और एंजल इन्वेस्टर भी काम यही करता है, लेकिन ये पर्टिकुलर बंदा हो गया। अब जैसे एग्जांपल ले लीजिए रतन टाटा का। रतन टाटा के पास में बहुत पैसे हैं, तो अब रतन टाटा ने क्या किया, छोटी मोटी जो कंपनीज हैं, पेटीएम हो गए या फिर और काफ़ी सारी कंपनीज में इन्वेस्ट किया इन्होंने, रतन टाटा ने, क्योंकि इसको लगता था, रतन टाटा को लगता था कि ये कंपनीज आने वाले टाइम में बहुत ग्रो करेंगी। तो एक पर्टिकुलर पर्सन ने अपना पैसा लगाया, उस चीज़ को कहते हैं एंजल इन्वेस्टर। और वैसे कंपनी का काम ही यही है कि पैसा लगाना दूसरी कंपनीज में, उसको कहते हैं वेंचर कैपिटल। क्वेश्चन आया था इस पे एंजल इन्वेस्टर पर यूपीएससी में, और 2014 का क्वेश्चन था ये प्रीलिम का। देखिए अब कहते हैं कि हाँ 10,000 करोड़ का जो फंड गवर्नमेंट ने रखा था सीडबी के इसमें कॉर्पस में, ये दिया जाना था जो वेंचर कैपिटल्स हैं इनको, और उसके बाद में जो वेंचर कैपिटल्स हैं वो इन्वेस्ट करते स्टार्टअप्स के अंदर। ये प्रोसेस होनी थी, यानी 10,000 करोड़ सीडबी देगा वेंचर कैपिटलिस्ट को, वीसी को, और वीसी देगा स्टार्टअप्स को। ये पूरी प्रोसेस होनी थी। फिर ये कहते हैं कि लेकिन अभी तक एक भी पैसा नहीं दिया गया इसके अंतर्गत, और ऐसा नहीं है कि पैसे की कमी है, पैसा तो सैंक्शन हो चुका है ये कहते हैं, लेकिन दिक्कत यह है एक चीज़ की, जो ये पैसा दिया जाना था वीसी को, उसमें गवर्नमेंट ने ये कहा था कि हम आपको 15% पैसा देंगे और 85% आप खुद से लाओगे। समझ गए मतलब आप, गवर्नमेंट को जो पैसा देना था स्टार्टअप्स के वो देंगे वेंचर कैपिटल के थ्रू, और वेंचर कैपिटल को ये कहा कि देखिए उसमें से जो पैसा वेंचर कैपिटल आप दे रहे हो स्टार्टअप को, उसमें से 15% हम आपको देंगे, 85% आपको अपने आप से जुटाना पड़ेगा। अब दिक्कत यही है, ये 85% जो पैसा है वो वीसी जो है वेंचर कैपिटल वो जुटा नहीं पा रहे हैं, और इसी वजह से ये स्टार्टअप की स्कीम है आगे नहीं बढ़ पा रही है। और भी रीजंस हैं वैसे इसके। एक देखिए दूसरी जो प्रॉब्लम है, अब गवर्नमेंट ने यह भी कहा कि स्टार्टअप्स को देखिए अगर आप लाना चाहते हो तो आपको नए स्टार्टअप्स को पैसा देना होगा, ऐसे नहीं कि जो अभी इस्टेब्लिश्ड स्टार्टअप्स है आप उसको पैसा दे रहे हो। तो गवर्नमेंट ने यह कहा। अब देखिए अगर गवर्नमेंट ने यह कहा दिया तो जो वेंचर कैपिटल है उनके लिए तो स्कोप काफ़ी कम हो गया ना, नए स्टार्टअप कहाँ से ढूंढ के लाएं अभी वो। अब जो पुराने स्टार्टअप्स इस्टेब्लिश हो चुके हैं उनमें पैसा लगाना होता तो काफ़ी आसान होता, तो बाद में थक हार कर गवर्नमेंट ने स्कीम में चेंज किया। गवर्नमेंट ने वेंचर कैपिटलिस्ट को यूँ कहा कि वेंचर कैपिटल्स को, इनको कहा कि देखिए आप ऐसा एक काम कीजिए, आधे पैसे आप पुराने स्टार्टअप्स में लगा दीजिए और आधे पैसे आप नए स्टार्टअप्स में लगा दीजिए। इस प्रकार की छूट दे दी गवर्नमेंट ने वेंचर कैपिटल्स को। अब कई इसको आरोप भी लगाते हैं कि इससे तो आपकी जो स्कीम था उसका जो ऑब्जेक्टिव था वो सिद्ध नहीं होगा, लेकिन ये बात गलत है, सरासर गलत है, क्योंकि देखिए एक तरह से वो स्कीम काम नहीं कर रही थी, तो फ्लेक्सिबल होने की हमें आवश्यकता है, प्रैक्टिकल चेंज लाने की हमें आवश्यकता थी, वो हम लाए। और एक और जो बात है, वही वेंचर कैपिटल्स इस गवर्नमेंट की स्कीम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो कि सेबी में रजिस्टर्ड हों, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि सेबी में रजिस्टर्ड हों।
अब ये भी एक तरह से ड्रॉबैक है, क्योंकि काफ़ी सारे जो वेंचर कैपिटल्स होते हैं वो तो सेबी में रजिस्टर करते ही नहीं, तो इसीलिए और भी कम लोग हैं जो वेंचर कैपिटल से स्कीम का फ़ायदा उठा पा रहे हैं। अब ठीक है, अब बात करते हैं सीधी स्टार्टअप स्कीम। अब देखिए सिचुएशन स्टार्टअप्स की भी वैसे ही है, और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड जो प्रोसेस है गवर्नमेंट की, जिनको जो सब्सिडी मिलेगी या फिर टैक्स बेनिफिट्स मिलेंगे। जब गवर्नमेंट ने ये स्कीम अनाउंस करी तो 1368 एप्लीकेशंस मिली गवर्नमेंट को। उसमें से गवर्नमेंट ने 502 माना कि 502 जो एप्लीकेशंस हैं वो 1368 में से एलिजिबल हैं इस स्कीम के लिए। अब आपके लिए क्वेश्चन ये है कि जो स्टार्टअप की स्कीम आई थी उसके लिए एलिजिबिलिटी कंडीशन थी क्या, यानी कौन कौन से जो ये थे स्टार्टअप्स थे वो एलिजिबल थे इस स्कीम के लिए, ये हमने डिस्कस किया है। आपको पीडीएफ में इसका आंसर मिल जाएगा। फिर ये कहते हैं कि देखिए चलो मान लिया 1368 में से 502 सिर्फ एलिजिबल हैं, उसमें से टैक्स बेनिफिट्स के लिए कंसीडर किए सिर्फ 111, और फाइनल में टैक्स बेनिफिट मिला सिर्फ 8 को। हालांकि वो भी देखिए ये कहते हैं कि अभी अदर हाफ ऑफ द प्रॉब्लम और अभी भी बाकी है। एक और चीज़ जो ये इन्होंने कही कि ऐसे जो है स्टार्टअप्स वो एलिजिबल हैं इस स्कीम का लाभ उठाने के लिए जिनकी 3 साल के अंदर अंदर जिनको प्रॉफिट में आना जरूरी था। अब 3 साल तो काफ़ी कम टाइम है, कई बार स्टार्टअप को ज़्यादा टाइम लग जाता है प्रॉफिट में आने के लिए। बाद में गवर्नमेंट ने इसको भी चेंज कर दिया। गवर्नमेंट ने कहा कि देखिए 3 साल नहीं, आप 5 साल ले लीजिए, चल आप स्कीम का फ़ायदा तो उठाइए। तो गवर्नमेंट ने इसको टैक्स हॉलीडे को 5 साल तक बढ़ा दिया। वे फॉरवर्ड क्या है, देखिए ये जो चीज़ें हैं वो सफल होने में टाइम लेंगी, और एक तरह से हमें ट्रैक पे रहना होगा और वायबल ऑप्शन देखने होंगे कि जो भी हमें चेंज लगे, जिस प्रकार से गवर्नमेंट ने किया ऐसे चेंज करते रहने चाहिए। और स्टार्टअप्स को या फिर वेंचर कैपिटल्स को भी सिर्फ गवर्नमेंट पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए, और कहीं ना कहीं ये प्राइवेट सेक्टर की भी फेलियर है अगर वो इस स्टेप को आगे ले जा पाने में सक्षम नहीं है। तो ये वे फॉरवर्ड है इस पूरे आर्टिकल का। तो एक और जो आर्टिकल था वो ये पढ़ा था लाइव मिनट से, वुमेन सेफ्टी इन सिटीज़। ये क्वेश्चन बाद में देखिएगा। ये आर्टिकल क्या कहता है, ये आर्टिकल ये कहता है कि देखिए हमारे जो सिटीज़ हैं उनके ट्रांसपोर्ट सेक्टर को आप लिंक कीजिए, ट्रांसपोर्ट एरिया को वुमेन की सेफ्टी से। ये कहते हैं कि देखिए जो वुमेन की सेफ्टी है वो साफ साफ रिलेटेड है कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर आपका कैसे काम कर रहा है सिटीज़ के अंदर में। फिर हमारा जो फोकस रहता है, हमारा फोकस ज़्यादा रहता है सीसीटीवी कैमरास पे। आप पॉलिटिकल पार्टीज़ के मैनिफेस्टो देख लीजिए, हम आएंगे तो सीसीटीवी कैमरे लगा देंगे शहर में, इससे वुमेन के प्रति जो क्राइम होता है वो काफ़ी कम हो जाएगा। तो आर्टिकल कहता है कि देखिए एक लेवल के बाद में जो क्राइम है वो सीसीटीवी कैमरे से नहीं लिंक करता। वो किस चीज़ से लिंक करता है, वो कहते हैं कि वो और भी काफ़ी सारी चीज़ों से लिंक करता है, जैसे कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर में कितनी आपकी कनेक्टिविटी कितनी अच्छी है, क्योंकि जो वुमेन है जॉब करती हैं, तो वो अगर ट्रांसपोर्ट सेक्टर अच्छा है तो वो जॉब में जाती है, नहीं तो वो क्या करती हैं, वो दूसरे ऑप्शंस देखते हैं। दूसरे ऑप्शंस जैसे कि ऑटो पे जाना और या फिर कुछ दूसरे अलग तरह के ऑप्शंस हैं। तो कई बार होता क्या है, ऑटो महंगा पड़ता है, ऑटो करना बार बार महंगा पड़ता है, तो ऑटो महंगा करना पड़ेगा तो वुमन जॉब करने के बारे में कंसीडर करती है कि इतना तो वहाँ पे महंगा पड़ रहा है, रात को जाएं तो सेफ्टी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो कई मॉडल्स इन्होंने डिस्कस किए हैं कि जैसे मुंबई है, मुंबई शहर का मॉडल है कि मुंबई रात को भी सेफ है, तो वहाँ पे फीमेल का जो पार्टिसिपेशन है कंपैरेटिवली ज़्यादा है। रात को वहाँ पे मिडनाइट में भी जो वुमेन्स कोच में आपको पैसेंजर्स मिल जाएंगे। लेकिन छोटी सिटीज़ में ऐसा नहीं होता है। छोटी सिटीज़ में क्या होता है, अब देखिए छोटे छोटे जो ब्रांड है, ब्रांड बड़े हैं लेकिन सिंगल रिटेल है। मान लीजिए नाइकी का शोरूम खुल गया छोटे शहर में, टाउन में, या फिर जो रिबोक वगैरह हैं, एडिडास है, इनके शोरूम खुल गए। अब देखिए ये जो चीज़ें हैं ना, अब इनको जो अफोर्ड कर सकते हैं छोटे शहरों में, आमतौर पे वही लोग अफोर्ड कर सकते हैं जिनके पास में कार वगैरह है। अब जिनके पास में कार वगैरह है वो तो दूर आकर भी इन शोरूम पे आएंगे और सामान खरीद लेंगे। आपको थोड़ा ये लॉजिक शायद अच्छा लगे या ना लगे, या फिर आर्टिकल में लेकिन दिया गया है ये। वो कहते हैं कि देखिए ये जो सिर्फ कार वाले लोग हैं छोटे टाउन्स में वही आएंगे और वही खरीदेंगे, लेकिन पब्लिक कनेक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं है इन शोरूम तक आने के लिए छोटे शहरों में। इसीलिए सारे की सारा जो आपस में लिंकेज है वो इस्टेब्लिश होती है। किस प्रकार से ये फिर फीमेल का पार्टिसिपेशन भी एम्प्लॉयमेंट में कम होगा, क्योंकि ट्रांसपोर्ट सेक्टर अच्छा नहीं है, छोटे शहरों में आ जा नहीं सकते। इसलिए इन्होंने कंपेयर किया है, मुंबई को कंपेयर किया है छोटे शहरों से। मुंबई में वो खुल गए। अब देखिए मुंबई में ट्रांसपोर्ट सेक्टर अच्छा है, इसलिए फीमेल का पार्टिसिपेशन भी कंपैरेटिवली ठीक है, हालांकि वहाँ भी बहुत कम है, 16% के आसपास है। छोटे शहरों में तो बहुत ही कम है। फिर ये बात करते हैं कि जो छोटे शहर मान लीजिए या फिर बड़े शहर मान लीजिए, मॉल्स वगैरह आज बहुत खुल गए हैं। तो मॉल्स काफ़ी खुल गए हैं, लेकिन अब जो स्ट्रीट लाइट्स हैं उसमें कुछ ध्यान नहीं दिया। अब रात को कोई मूवी देख के आएगा, मान लीजिए रात को 9 से 12 का शो है पीवीआर में, अब वो वापस भी तो जाएगा ना। अब वापस जाएगा तो अच्छा ट्रांसपोर्ट सेक्टर जब तक नहीं होएगा तो ग्रो कैसे करेगा। तो यही कहते हैं ये
स्ट्रीट लाइट अच्छे करने की जरूरत है, ट्रांसपोर्ट सेक्टर अच्छा करने की जरूरत है। सीसीटीवी कैमरा एक प्रकार के बाद में हेल्प नहीं कर सकता कि कोई एक बंदे की आवश्यकता रहेगी कि सीसीटीवी कैमरा पे वो चिपका रहे और देखे कि वुमन के प्रति जो क्राइम हो रहा है या फिर बात की। और जबकि ट्रांसपोर्ट सेक्टर अच्छा रहेगा तो हेल्दी क्राउड ट्रैवल करेगा, बसेस में रात को भी हेल्दी क्राउड ट्रैवल करेगा, तो वुमेन्स है वो सेफ्टी महसूस करती हैं। और ये पूरा आर्टिकल इसी बारे में था। तो क्वेश्चन किस तरह का आ सकता है? डायरेक्ट क्वेश्चन तो क्या पता आए ना आए, लेकिन ये देख लीजिए, इस तरह क्वेश्चन आ सकता है, इंस्टीड ऑफ फ्रस्ट्रेटेड अटेम्प्ट एट नेबिंग मिसक्रिएंट्स बाय बीइंग ग्लूड टू सीसीटीवी कैमराज, यानी सीसीटीवी कैमरा पर चिपके रहने से मिसक्रिएंट्स को पकड़ना ये एक तरह में अपना अच्छा आइडिया नहीं है। इससे तो अच्छा यह होगा कि वुमन को कॉन्फिडेंट फील करवाया जाए स्ट्रीट्स पर, और ताकि वो आसानी से घूम सकें। इसके लिए हमें अच्छा करना होगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेक्टर को, और ताकि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेक्टर सस्ता भी हो, एफिशिएंट भी हो। और इसमें आर्टिकल्स में काफ़ी सारे फैक्ट्स दिए गए हैं जो कम यूज़ होने लायक हों, जैसे कि 3500 अभी बसेस हैं मुंबई के अंदर में, पॉपुलेशन काफ़ी बढ़ गई है, पहले 3800 थी, यानी कहते हैं कि पहले से अभी पॉपुलेशन बढ़ गई है, लेकिन जो बसेस हैं वो कम हो गई हैं। और सभी गवर्नमेंट्स का ध्यान कहीं ना कहीं है नहीं ट्रांसपोर्ट सेक्टर पर, और ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट जब अच्छा होगा तो पोल्यूशन भी कम होगा। वो सारे पॉइंट्स हैं, हम लिख सकते हैं किसी न किसी फॉर्म में। तो आज की डिस्कशन में बस इतना ही, कल तो छुट्टी है, कल हम रिवाइज करेंगे इस हफ्ते के आर्टिकल्स। सो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।